हेलो फ्रेंड्स, डेली एमसीक्यूज फॉर 70th बीपीएससी की आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 अक्टूबर और अब 70th प्रीलिम्स के लिए 44 डेज रह गए हैं। ये हमारा 7th सेशन है, डे 7 है आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो डाउट रेज किया था, लास्ट जो एपिसोड था हमारा, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मैंने इकोनॉमी का। क्वेश्चन था नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर मैंने बताया था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, और आप लोगों ने जो है, कुछ लोगों ने ये डाउट रेज किया था कि सर हमारी बुक में फैक्टर कोस्ट पे दिया हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो मैंने चेक किया, एनसीईआरटी में फैक्टर कोस्ट दिया हुआ है, पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो डेटा है ये आउटडेटेड डेटा है, पुराना डेटा है एनसीईआरटी का। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि ये जो डेटा है 2015 से चेंज हुआ है, और अब जो है गवर्नमेंट मार्केट प्राइस पर इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट को जो है वो नेशनल इनकम मानती है, न कि फैक्टर कोस्ट पर। प्रूफ के तौर पर आप ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया गया 30 जनवरी 2015 का ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, इसमें आप देखिए, हाईलाइटेड पोर्शन देखिए आप, पैराग्राफ 4 अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आप पाएंगे यहाँ लिखा हुआ है जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट विल नो लॉन्गर बी डिस्कस्ड, है ना। फैक्टर कोस्ट पे जीडीपी जो है अब कैलकुलेट या उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा 2015 ऑनवर्ड्स। ठीक है, 2015 ऑनवर्ड्स अब नहीं होगा। इसमें ये साथ में ये भी लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस विल बी हैंस फोर्थ बी रेफर टू ए जीडीपी, यानी अब से जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, ना कि फैक्टर कोस्ट पर। यहाँ से जो है हम मार्केट प्राइस चेक करेंगे, ना कि फैक्टर कोस्ट, है ना। देखिए, ये डॉक्यूमेंट आप चाहें तो गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 4th पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो आंसर बताया था आपको वो आंसर बिल्कुल सही है और अपडेटेड आंसर है ये। अगर आपसे अब पूछा जाए मार्केट प्राइस या फैक्टर कोस्ट, तो आपको मार्केट प्राइस करना है, ना कि फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आज का सेशन शुरू करते हैं। पेन पेपर आप ले लीजिए, नोट्स बनाना है आपको, और जो भी स्कोर हो आपका वो जरूर कमेंट कीजिए। 10 क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जितने भी सवाल आप सही कर रहे हो, करेक्ट कर रहे हैं, वो जरूर बताइए। ठीक है, और आपका जो स्टेज है वो भी लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का क्वेश्चन है एज यूजुअल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म सुधार जो 1919 का था, उसने ये रेकमेंड किया था कि 21 वर्ष से ऊपर की हर एक महिला को वोटिंग राइट दिया जाए। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव विमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर था उसमें महिलाओं को रिजर्व्ड सीट्स दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ये 2 स्टेटमेंट्स हैं। ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है? अबव इज और आर करेक्ट। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या ऑप्शन डी नीदर 1 नॉर 2। ये यूपीएससी ने 2021 में पूछा था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली, यानी पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने ऐसा कहा कि हर महिला को जो भी 21 साल से ऊपर है उनको वोटिंग राइट्स दे दो, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने विमेन रिजर्वेशन दिया था लेजिस्लेचर में, महिलाओं को रिजर्वेशन। हाँ, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने दिया था। अभी आपने न्यूज में पढ़ा होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया गया है, 106th अमेंडमेंट, 106वां संशोधन है। और ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या प्रोविजन कर रहा है? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 रिजर्वेशन का प्रोविजन कर रहा है। ठीक है, 1/3 सीट्स जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा लोकसभा में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यों की विधानसभाएं हैं उसमें, और जो दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें। ठीक है, एक अपडेट मैं आपको और दे दूं कि अब जम्मू एंड कश्मीर का जो यूटी है, जिसमें अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और वहाँ पे सरकार बनी है अब,
तो वहाँ पर भी जो है नया एक एक्ट ला करके, अमेंडमेंट ला करके वहाँ पर भी विमेन रिजर्वेशन जो है अब जारी हो गया है, वहाँ पर भी चालू हो गया है। इसके अलावा पौंडीचेरी में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी ये शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब वहाँ पर भी विमेन रिजर्वेशन रहेगा, 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अमेंडमेंट का नाम याद रखना है कि 106 है, ठीक है, 106वां। और आपको याद रखना है कि ये कौन कौन सी जगहों पे लागू है, ठीक है। लोकसभा में है, राज्यसभा में है कि नहीं, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूपीएससी 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? देखिए, पहला स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। स्तूप, चैत्य, विहार, ये 3 टर्म को लेकर एक क्वेश्चन बना था 69th प्रीलिम्स में, आपको याद होगा। इसलिए वो वाला टॉपिक को हमने चुना और उससे क्वेश्चन आपके लिए रखा है इस वीडियो में, ठीक है। देखिए, सेकंड है द स्तूप वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स। पहला कह रहा है कि स्तूप का जो कॉन्सेप्ट है वो बुद्धिस्ट इन ओरिजिन है, यानी बौद्धों के साथ ही इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, बौद्ध धर्म के साथ। दूसरा कह रहा है स्तूप वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, जो अवशेष होते थे उनका रिपोजिटरी था, ठीक है, उसको इकट्ठा किया जाता था। स्टेटमेंट 3 है स्तूप वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, है ना, कि यादगार के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था स्तूप को बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी ऑल 3 या डी नन? क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। ओनली 2 कैसे? जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स में से सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, तो हाँ, अवशेष रखा जाता था वहाँ पर। एंड इट वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर, तो यादगार के तौर पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में इसको जो है ये स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जिसमें बुद्ध से संबंधित जो अवशेष होते थे, जो रेलिक्स होते थे, उनको रखा जाता था और उसके ऊपर जो है एक जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता था, माउंट जैसा, टीला जैसा, उसको बोलते थे हम लोग स्तूप। तो उसको हम स्तूप बोलते हैं। पर ये जो स्तूप है ये बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। बौद्ध धर्म से पहले से जो श्रमण ट्रेडिशन आप जो पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये स्तूप वाला जो है कॉन्सेप्ट था। तो ये बुद्धिस्ट इन ओरिजिन नहीं है, बौद्धों से पहले से स्तूप जो है वो चलता आया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड सोर्स। यहाँ नदियों के नाम है और उसका उद्गम स्थल बताना है, मैच किया हुआ है, हमको बताना है कि कौन कौन से सही है। अलकनंदा सतोपंथ, ये पहला दिया हुआ है, सतोपंथ ग्लेशियर। दूसरा है यमुना फ्रॉम बंदरपंच। थर्ड है सोन राजमहल हिल्स। और फोर्थ है कोसी धौलागिरी। कौन कौन से मैच इसमें से करेक्ट है? विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली, या ऑप्शन डी 2 and 4 ओनली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपने गलत किया है तो आपके लिए मैं बताऊं, आप अगर बिहार का भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर याद ना हो, पर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें जब आप ड्रेनेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे सोन रिवर, कोसी रिवर, ये सब फेमस रिवर्स है। सोन के बारे में आप पढ़ेंगे कि सोन जो है वो साउथ बिहार में है और इसका ओरिजिन जो है वो बिहार में नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ठीक है, बिहार में एंटर करती है, पर ये बिहार से ओरिजिन नहीं है इसका, ठीक है, बाद में गंगा में मिलती है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट 3 राजमहल हिल्स, तो ये राजमहल हिल्स से नहीं ओरिजिनेट हो रही है, थर्ड गलत है। फोर्थ दिया हुआ है कोसी फ्रॉम धौलागिरी। कोसी रिवर भी धौलागिरी से नहीं निकलती है, बल्कि ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। तिब्बत में 2-3 नदियाँ बहती हैं, वो जो 2-3 नदियाँ हैं ट्रिब्यूटरीज हैं कोसी की, उनके मिलने से फिर कोसी का निर्माण होता है और फिर कोसी बहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 and 2, ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली, ये सही हो गया। ऑप्शन सी पहला स्टेटमेंट यानी अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है और यमुना जो है वो बंदरपंच से, ठीक है। ड्रेनेज बहुत अच्छे से करके जाना है आपको 70 प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, रिवर सिस्टम को। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा थी हमारी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी सर बी एन राव, या ऑप्शन डी टी टी कृष्णामाचारी। तो कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर बी एन राव। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? बी एन राव। फिफ्थ क्वेश्चन इकोनॉमी का है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के टर्म में इन्वेस्टमेंट में ये इनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं? पहला कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन गुड्स, और दूसरा कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर बताना है हमको। ऑप्शन है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 ओनली, यानी कि कैपिटल गुड्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इन्वेस्टमेंट को, कंजम्पशन गुड्स नहीं। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स जैसे कि आपने बिस्किट खरीदा है, तो बिस्किट क्या है? वो कंजम्पशन गुड है, आपने कंज्यूम कर लिया। कैपिटल गुड्स जैसे कि मशीनरी है, ट्रैक्टर्स हैं, है ना, तो उस तरह के जो गुड्स हैं उसको आप इस्तेमाल करते हैं, वो भी फाइनल प्रोडक्ट की तरह आता है, पर उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, ना कि कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, तो उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा वो इन्वेस्टमेंट को। याद रखना है आपको, कंजम्पशन गुड्स नहीं होगा, कैपिटल गुड्स होगा। कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं कैपिटल गुड्स को इनफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है ये, 2023 में यूपीएससी ने पूछा था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इजराइल, या ऑप्शन डी जापान। कौन से कंट्री के पास सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अपना है खुद का? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। और जापान के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का जो नाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? QZSS। ये टेबल आप देख सकते हैं। यूएस का जीपीएस हम सब जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, फुल फॉर्म आपको याद रखना है। रसिया का है ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का है गैलीलियो, चाइना का बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट, और इंडिया का नाविक IRNSS। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ये 2022 में यूपीएससी ने पूछा था। ऑप्शन ए दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस। बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं शरीर में, वो क्या करते हैं? हमको पर्यावरण के जो एलर्जेंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ऑप्शन बी दे एलिविएट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेमेशन। वो हमारे शरीर में दर्द और इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, सूजन को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर काम करते हैं। या ऑप्शन डी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। जो भी पैथोजन से हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उससे हमको बचाते हैं। तो चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीजेज कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ठीक है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं, पैथोजेंस जो जो डिजीज पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं उनसे बचाते हैं। बी और टी सेल्स क्या है? दोनों लिम्फोसाइट्स के टाइप हैं, और लिम्फोसाइट की बात करें तो वो क्या है? WBC का टाइप है। ठीक है ना, जो हमें इम्यून सिस्टम में वाइटल रोल प्ले करता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। ठीक है ना, बी और टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्पेशल क्वेश्चन है ये। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया? इस तरह का ये जो क्वेश्चन है, इस सेम नेचर के क्वेश्चन बीपीएससी ने अब तक बहुतों बार पूछा है, पर ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 69th प्रीलिम्स का। ऑप्शन ए 1912 1912, ऑप्शन बी 1936 1936, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बिहार पहली बार बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1912। ठीक है, 1912 में पहली बार बंगाल से अलग हुआ था और जो प्रांत बना था, जो प्रोविंस बना था, उसका नाम क्या था? बिहार एंड उड़ीसा, है ना। उड़ीसा उस समय बिहार में ही था। बिहार एंड उड़ीसा करके जो है प्रोविंस बना था 1912 में, 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच स्टेट लीड्स द कंट्री इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फॉर रूफ टॉप सोलर पावर अंडर द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, उसके तहत रूफ टॉप सोलर पावर की कैपेसिटी में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी कर्नाटका या फिर डी गुजरात? पॉज करके वीडियो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है ना, रूफ टॉप सोलर पावर कैपेसिटी के मामले में गुजरात जो है वो टॉप पे है। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन हमारा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इथेनॉल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ग्लोबली अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड या फिर ऑप्शन डी फोर्थ? इथेनॉल काफ़ी न्यूज में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड। इंडिया थर्ड नंबर पे है इथेनॉल प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है ना, तो ये 10 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया है। आपका जो स्कोर है वो कमेंट करके बताइए, अपना स्टेज बताइए, कौन से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, क्यों गलत हुए हैं, ठीक है, वो भी बताइए। और अगर वीडियो के लिए आपकी कोई राय हो, कोई सजेशन हो, तो आप वो भी बता सकते हैं हमें। ठीक है, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।